हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब दोस्तों। आपका प्रोमिनेंट क्लासेस में आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज हम क्लास 12th का लेसन सेकंड पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है दो ध्रुवता का अंत। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है चैप्टर का नाम दो ध्रुवता का अंत। साथ ही साथ मैंने एक आप सभी के लिए क्वेश्चन लिख रखा है कि आखिर पहली दुनिया तथा दूसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं। फ्रेंड, ये इस क्वेश्चन को एग्जामिनर इस तरीके से भी बना सकता है, ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि एक ध्रुवता तथा द्विध्रुवता का क्या अर्थ है। मैंने क्या बोला फ्रेंड कि ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि आप एक ध्रुवता से क्या समझते हैं तथा द्विध्रुवता का क्या अर्थ है, ये हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये एक ध्रुवता तथा दो ध्रुवता, ये इस चैप्टर को जैसा कि हेडिंग को ही एक्सप्लेन कर रहा है कि दो ध्रुवता का मतलब क्या है। तो हम इस क्वेश्चन के अंदर हम इस बात को समझ लेंगे कि यहां पर एक ध्रुवता तथा द्विध्रुवता का जो शब्द प्रयोग किया गया है वो किस लिए किया गया है तथा किसके लिए किया गया है। ठीक है फ्रेंड, एक बात और, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब व लाइक कर लें और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कर लें फ्रेंड्स, ताकि मेरे आने वाले अगर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए फ्रेंड्स, तो आज चर्चा करते हैं, नए क्वेश्चनों के ऊपर बात करते हैं। तो इसके आंसर आप किस प्रकार से फ्रेंड लिखेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है पहली दुनिया तथा दूसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं। फ्रेंड, जैसा कि हमें पता है जो सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ, विश्व दो महाशक्तियों में बट गया। मैंने क्या बोला, जो विश्व था विश्व दो महाशक्तियों में बट गया। दो महाशक्तियों में क्या हो गया फ्रेंड, बट गया। तो ये जो दो महाशक्तियां थी वो कौन कौन से थी फ्रेंड। दो जो महाशक्तियां थी, एक तो था आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। वह जो दूसरा सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था वो था आपका दोस्तों सोवियत संघ। क्या था, सोवियत संघ। फ्रेंड, इसको यूएसएसआर भी कहते हैं। तो अगर एग्जामिनर कभी अगर इस तरह के क्वेश्चन आए कि बताइए कि यूएसएसआर किस देश को कहा जाता है, तो आप सीधे आपका आंसर होना चाहिए सोवियत संघ। ठीक है फ्रेंड, तो आइए बात करते हैं। मैंने क्या बोला आपको, जो विश्व था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दो महाशक्तियों में बट गया, यानी कि दो बड़ी बड़ी शक्तियों में बट गया। एक तरफ तो हो गया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और जो दूसरी तरफ था हमारा वो कौन था फ्रेंड, सोवियत संघ था। कौन था, यूएसएसआर था। तो फ्रेंड, एक और अमेरिका और उसके समर्थक देश, एक और हमारा कौन है, एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है तथा इसके जो समर्थक देश है, जो संयुक्त राष्ट्र का समर्थक करते हैं, समर्थक देश, यानी कि इस खेमे के लोग जो कि पूंजीवादी का समर्थक थे। क्या थे, पूंजीवादी का, पूंजीवाद का समर्थक करने वाले खेमे को हमने क्या बोला, इसको दोस्तों खेमा भी बोला जाता है। खेमा का मतलब कि एक अलग गुट कह सकते हैं। ये जो था हमारा जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका था वो तथा उसके जो समर्थक देश थे, जो पूंजीवादी के समर्थक थे, उस खेमे को, यानी उस खेमे को हमने क्या बोला फ्रेंड, उसको एक ध्रुवीय बोला। तथा वे देश जो कि साम्यवादी के समर्थक थे, किसके समर्थक थे फ्रेंड, साम्यवादी के समर्थक थे, यानी कि साम्यवादी खेमे के जो लोग थे, जो देश थे। ठीक है फ्रेंड, जो देश थे उनको हमने क्या बोला, उनको हमने दो ध्रुवीय कहा। यानी जो पहला ध्रुव था, जो पहली दुनिया थी वो थी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, तथा जो दूसरी दुनिया थी वो कौन थी तो फ्रेंड, दूसरी दुनिया जो हमारी थी वो सोवियत संघ थी। क्या थी, कौन सी थी फ्रेंड, दूसरी दुनिया जो हमारी थी वो हमारी थी फ्रेंड सोवियत संघ। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको समझ आ गया होगा। दोबारा सुनिए, मैंने क्या बोला, मैंने ये बताया आपको कि विश्व दो महाशक्तियों में बट गया सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। एक तरफ तो हो गया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जो दूसरी तरफ हो गया सोवियत संघ। ठीक है फ्रेंड, तो जो वे देश जो पूंजीवादी का समर्थक थे, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के समर्थक थे, उस खेमे को हमने क्या बोला, पहली दुनिया बोला। तथा उन देशों के जो साम्यवादी के समर्थक थे, उन खेमे को हमने क्या बोला, दूसरी दुनिया बोला। ये द्विध्रुवता कहा। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन सा है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली विशेषताओं
को हमें बताना है। क्या बोला मैंने फ्रेंड, अगेन दोबारा सुनिए आप। मैंने ये कहा जो सोवियत अर्थव्यवस्था थी, जो सोवियत इकोनॉमिक सिस्टम थी, सोवियत प्रणाली जो थी, किसी पूंजीवादी देश जैसे कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली हमें कुछ विशेषताएं बतानी, यानी कि कौन सी वो खूबियां थी, कौन सी वो विशेषताएं थी जिससे सोवियत की जो अर्थव्यवस्था थी वो संयुक्त राष्ट्र की अमेरिका की अर्थव्यवस्था से बिल्कुल डिफर थी, बिल्कुल अलग थे। कौन कौन सी विशेषताएं थी? तो आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। और दोस्तों आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए, मेरा पूरा विश्वास है पक्का आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाएंगे, आपको दोबारा इस क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पूरी वीडियो को अंत तक देखें, आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएंगे और इसके आंसर आप बड़े प्यार से लिख पाएंगे। आइए दोस्तों इसकी बात करते हैं, इसका समझते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी बातें थी, कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं थी जो सोवियत अर्थव्यवस्था को जो थी वो किसी भी पूंजीवादी देश जैसे कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से अलग करती थी। फ्रेंड इसमें हम बात करते हैं, देखिए एक तरफ तो बात हो रही है सोवियत संघ की, ठीक है, सोवियत संघ की, और जो दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं यानी सोवियत अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, और जो दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम किसकी फ्रेंड, हम बात कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है फ्रेंड, तो हम इसकी बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो सोवियत अर्थव्यवस्था थी वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की अर्थव्यवस्था से डिफरेंट थी। फ्रेंड मैं आपको इसको पॉइंट्स में बताऊंगा, आप इसको खुद लिखने का प्रयास जरूर करें, आप इसको अच्छे तरह से लिख पाएंगे। इसको पढ़ने के बाद फ्रेंड आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिखने की कोशिश करें। और दोस्तों अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज कमेंट्स करें और मैं आपके लिए नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड, आप मेरी वीडियो को अंत तक देखें। और दोस्तों अगर आप मेरे नए चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। फ्रेंड आइए बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि हमें पता है सोवियत संघ ने समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था। जो सोवियत संघ थी उसने क्या करा था, समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था, जबकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था। ठीक है फ्रेंड, इसके अंतर्गत क्या हुआ, उसके बावजूद वो क्या है कि सोवियत अर्थव्यवस्था जो थी वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की अर्थव्यवस्था से या किसी भी पूंजीवादी देश की अर्थव्यवस्था से अलग थी। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम इसमें लिख सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप पहला पॉइंट दोस्तों ये बता सकते हैं कि सोवियत अर्थव्यवस्था समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी। यानी कि जो सोवियत अर्थव्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी फ्रेंड, समाजवादी विचारधारा पे आधारित थी, विचारधारा पर आधारित थी। ठीक है फ्रेंड, मैंने दोबारा सुनिए, मैंने क्या बोला, मैंने जो बोला आपको कि जो सोवियत अर्थव्यवस्था थी समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी, इसीलिए यहाँ उद्योग धंधों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। यानी कि यहाँ पर जो उद्योग थे, उद्योग और जो काम धंधे थे, काम धंधे उन पे ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, यानी उनको अधिक महत्व नहीं दिया जाता था, नहीं दिया जाता था। ठीक है फ्रेंड, और जबकि अगर हम इसकी बात करें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की अर्थव्यवस्था की बात करें तो वहां पे उद्योग धंधों को अधिक महत्व दिया जाता था। आप कह सकते हैं इसके अंतर्गत यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अंतर्गत ये जो थे वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि उद्योग धंधे जो थे, उद्योग धंधों को अधिक महत्व दिया जाता था, अधिक महत्व दिया जाता था। ठीक है फ्रेंड, आपको समझ आया पहला पॉइंट। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया जो सोवियत अर्थव्यवस्था है वो समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी, और जबकि जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका थी वो पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित थी। इसीलिए जो सोवियत अर्थव्यवस्था थी वो वहां पर उद्योग काम धंधों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। क्या था, वहां पर नहीं दिया जाता था, जबकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में उद्योग धंधों को अधिक महत्व दिया जाता था। ठीक है फ्रेंड, आइए इसकी सेकंड पॉइंट की बात करते हैं हम। फ्रेंड
तो इसके सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं कि जो सोवियत संघ थी, यानी सोवियत संघ जो थी, उसकी जो अर्थव्यवस्था थी, सोवियत संघ ने क्या करा, सोवियत संघ ने जो अपनी अर्थव्यवस्था अपनाई वो नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया। किसको अपनाया? नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इसमें फ्रेंड इसके अंतर्गत क्या था? नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यह था दोस्तों कि जो सोवियत संघ था उसने उत्पादन व वितरण पर सरकार का नियंत्रण था। किसका नियंत्रण था फ्रेंड? सरकार का। ठीक है, यानी कि जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी वहां पर उन्होंने नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया और इसको ज्यादा बेहतर समझा। इसके अंतर्गत क्या होता है? उत्पादन और वितरण पर सरकार का नियंत्रण होता है। सरकार का नियंत्रण होता है, यह राज्य का नियंत्रण होता है। ठीक है फ्रेंड, नियंत्रण होता है। जबकि हम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की अर्थव्यवस्था की बात करें फ्रेंड, तो इसके अंतर्गत यहां पर क्या था? यहां पर इन्होंने निजीकरण को अपनाया। किसको अपनाया फ्रेंड? यहां पर इन्होंने निजीकरण को अपनाया, यानी कि जितने पूंजीवादी देशों ने क्या करा था, निजीकरण को ज्यादा ध्यान दिया, निजीकरण को। ठीक है फ्रेंड, जबकि इन्होंने निजीकरण पे बिल्कुल भी जोर नहीं दिया, प्राइवेटिसीकरण पे सोवियत संघ ने बिल्कुल भी जोर नहीं दिया। जबकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे देश, पूंजीवादी देशों ने क्या करा? निजीकरण पर ध्यान दिया, जबकि निजीकरण पे सोवियत संघ ने की अर्थव्यवस्था ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है फ्रेंड, इसके आप थर्ड पॉइंट में आप फ्रेंड ये बता सकते हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत आप ये बता सकते हैं कि जो सोवियत अर्थव्यवस्था थी यहां पर जो था, यहां पे मुक्त व्यापार की कोई व्यवस्था नहीं थी। क्या नहीं थी? मुक्त व्यापार की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि पहली बात तो ये वैश्वीकरण, ये उदारवादी जो वैश्वीकरण था, इन तरीके से जो निजीकरण से बहुत काफी दूर, इनका कोसों दूर नाता था। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो मुक्त व्यापार जो था, इसके अंतर्गत जो मुक्त व्यापार जो था वो उनसे ये दूर रहते थे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सोवियत संघ में मुक्त व्यापार जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, यानी कि मुक्त व्यापार जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। सोवियत संघ में मुक्त व्यापार जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। जबकि अगर हम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बात करें तो यहां पर मुक्त व्यापार की व्यवस्था थी। यहां पर मुक्त व्यापार की व्यवस्था थी। बच्चों, ये मुक्त व्यापार की व्यवस्था क्या है ये भी समझ ही लेते हैं। मुक्त व्यापार की व्यवस्था का मतलब क्या है कि आवागमन में जो वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है तो उसमें दूसरे देशों के साथ उस संबंध रखे जाते हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं था। परंतु अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की अर्थव्यवस्था की, तो यहाँ पे मुक्त व्यापार की व्यवस्था थी। तो इसके अंतर्गत आप ये तीसरा पॉइंट भी लिख सकते हैं, जो कि संयुक्त अर्थव्यवस्था को, यानी सोवियत अर्थव्यवस्था को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे पूंजीवादी देशों से ये अलग करता है, उनकी विचारधाराओं से ये अलग करता है। ठीक है फ्रेंड, आइए अगले पॉइंट की बात करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें सोवियत अर्थव्यवस्था की, तो इन्होंने यानी कि सोवियत अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो इन देशों ने क्या करा था? कृषि को अधिक महत्व दिया था। मैंने क्या बोला फ्रेंड? जो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था ने क्या करा, यानी कि इन्होंने कृषि को ज्यादा महत्व दिया। किसको? कृषि को अधिक महत्व दिया, इन्होंने अधिक महत्व दिया। जबकि अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की अर्थव्यवस्था की, तो यानी इन्होंने कृषि को अधिक महत्व नहीं दिया। ठीक है फ्रेंड, कृषि को अधिक महत्व नहीं दिया। ठीक है फ्रेंड, समझ आया? अगर पांचवें पॉइंट की हम बात करें तो पांचवें पॉइंट में आप ये बता सकते हैं कि साम्यवादी देशों में निजीकरण, उदारीवाद तथा वैश्वीकरण की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। मैंने क्या बोला फ्रेंड कि जो सोवियत संघ था, यानी कि जो सोवियत संघ जो व्यवस्था थी, सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी, इनको इकोनॉमिक जो सिस्टम था, वहां पे उदारवादी, निजी तथा वैश्वीकरण, उदारवादी, निजीकरण, वैश्वीकरण। ठीक है फ्रेंड, वैश्वीकरण
कि जो प्रक्रिया थी इसका कोई इस प्रक्रिया का यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं थी, मतलब आप कह सकते हैं इसका महत्व नहीं दिया जाता था। ठीक है फ्रेंड, कोई भी महत्व नहीं था। जबकि अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में तो वहाँ उदारवादी, निजीकरण तथा वैश्वीकरण को काफ़ी अधिक महत्व दिया जाता था। यानी कि यहाँ पर दोस्तों उदारवादी नीति, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की व्यवस्था उपलब्ध थी। वैश्वीकरण यानी वैश्वीकरण पर जोर दिया जाता था, जोर दिया जाता था। आई होप फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, जिसके अंतर्गत मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए। ठीक है, आप इसको दोबारा से पीछे करके देखें, आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह से रट जाएगा। आप एक बार इसे आपको बस देखने की जरूरत है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा जो है। फ्रेंड जैसा कि आप भी देख रहे हैं, जो हमारा ये अगला क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी क्या थी तथा क्या यह साम्यवादी से पूंजीवादी की तरफ संक्रमण का सबसे बेहतर तरीका था। यह क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है दोस्तों ये कि शॉक थेरेपी का परिणाम बताइए, यानी कि शॉक थेरेपी क्या है तथा शॉक थेरेपी के क्या रिजल्ट आए, क्या परिणाम आए दोस्तों, इसके बारे। फ्रेंड ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुने, आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। फ्रेंड ये बहुत ही यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप ध्यान से सुने, समझें और ये जाने कि आखिर ये जो हमारी शॉक थेरेपी जो है ये आखिर क्या है तथा शॉक थेरेपी के क्या परिणाम निकले। दोस्तों क्या ये साम्यवादी से पूंजीवादी की तरफ का संक्रमण का सबसे बेहतर तरीका था? ये इसके अंदर हमसे ये जवाब चाह रहा है, इसका आंसर हम किस तरह से लिखेंगे दोस्तों, इसकी बात करते हैं। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं इसके अंतर्गत क्या था, पहले हम जानते हैं शॉक थेरेपी क्या है। सबसे पहले हम दोस्तों क्या बात करते हैं, शॉक थेरेपी आखिर है क्या। ठीक है, शॉक थेरेपी। फ्रेंड शॉक थेरेपी को अगर आप शॉर्ट में बोले, इन शॉर्ट बॉटम लाइन, तो आप ये कह सकते हैं आघात पहुंचाकर उपचार करने की एक नीति है। क्या फ्रेंड, आघात पहुंचाकर उपचार करने की नीति, उपचार करना। ठीक है फ्रेंड, मैंने क्या बोला, जो शॉक थेरेपी को आप शॉर्ट में जो बोलेंगे सीधे सीधे डायरेक्ट की आघात पहुंचाकर उपचार करना, आघात पहुंचाकर उपचार करना, इसी को क्या कहते हैं फ्रेंड, शॉक थेरेपी। अब थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, आखिर क्या था शॉक थेरेपी, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं। फ्रेंड शॉक थेरेपी जो था विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित एक मॉडल था। मैंने क्या बोला, जो शॉक थेरेपी हम था वो वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक व IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। दोस्तों ये इसकी फुल फॉर्म है IMF की। दोस्तों दोनों अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है और IMF का, तो आप बता सकते हैं अमेरिका में ही है और वॉशिंगटन DC में। ठीक है फ्रेंड, दोस्तों तो हम यहाँ समझ रहे हैं कि आखिर ये शॉक थेरेपी है क्या। तो दोस्तों ये क्या था, शॉक थेरेपी विश्व बैंक तथा IMF यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा एक निर्देशित, यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा एक निर्देशित मॉडल था। क्या था फ्रेंड, मॉडल। ठीक है, मैंने क्या बोला दोबारा सुनिए, शॉक थेरेपी जो थी वो विश्व बैंक तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा एक निर्देशित मॉडल था। इसका अर्थ ये था कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था को समाप्त करके, जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी, साम्यवादी अर्थव्यवस्था को समाप्त करके
यानी कि समाप्त करके उसको पूंजीवादी की ओर ले जाना था, यानी कि इसको नष्ट करके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर बनाना था। उसी को शॉक थेरेपी कहा गया। दोबारा सुनिए फ्रेंड, मैंने क्या बोला? मैंने आपको ये बोला कि शॉक थेरेपी विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी विश्व बैंक व अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा एक निर्देशित मॉडल था। इसका अर्थ यह है कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था जो थी, कौन सी साम्यवादी जो अर्थव्यवस्था थी फ्रेंड, यानी कि सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी उसको समाप्त करके या नष्ट करके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को स्थापित करना था। क्या स्थापित करना था फ्रेंड? साम्यवादी अर्थव्यवस्था को समाप्त करके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना करना था। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आया आपको? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब तो शॉक थेरेपी आखिर क्या थी? शॉक थेरेपी वर्ल्ड बैंक तथा IMF यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा एक निर्देशित एक मॉडल था, जिसके अंतर्गत साम्यवादी अर्थव्यवस्था को समाप्त करके, यानी कि उसको पूरी तरह से उसका नष्ट करके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना करना ही क्या था फ्रेंड? शॉक थेरेपी था। समझ आया फ्रेंड आपको? अब बात करते हैं कि इसके क्या परिणाम थे। क्या यह साम्यवादी से पूंजी और की तरफ संक्रमण करने का सबसे बेहतर तरीका था? तो अब हम इस पे आइए चर्चा करते हैं आगे फ्रेंड। दोस्तों आइए इसके अब परिणाम जान लेते हैं कि आखिर शॉक थेरेपी के क्या परिणाम निकले। जब हमने क्या करा, ये साम्यवादी से पूंजीवादी की तरफ संक्रमण करने का फैसला लिया, तो उसके बाद शॉक थेरेपी के क्या परिणाम निकले, इससे क्या प्रभाव पड़े। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिख रखा है इसमें कि बेरोजगारी की समस्या को बढ़ावा मिला। इससे क्या मिला दोस्तों? बेरोजगारी की समस्या को। दोस्तों तो क्या हुआ कि बेरोजगारी की समस्या को इससे बढ़ावा मिला। एक्चुअली हुआ ऐसा कि शॉक थेरेपी लागू हुई, तो इससे पूरे क्षेत्र यानी जो पूरा USSR था, जो पूरा USSR की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी नष्ट हो गई। अर्थव्यवस्था जो थी वो क्या हो गई? पूरी की पूरी नष्ट हो गई। नष्ट होने के कारण क्या हुआ कि जो सोवियत संघ में USSR में गरीबी व बेरोजगारी जैसी समस्याओं को झेलना पड़ा, यानी कि वहां पर क्या हुआ? बेरोजगारी व गरीबी जैसी समस्या बढ़ गई। ठीक है, बेरोजगारी व गरीबी की समस्या अत्यधिक बढ़ गई। ये किस कारण हुआ दोस्तों? ये शॉक थेरेपी के ही कारण हुआ था। तो आप बता सकते हैं कि शॉक थेरेपी का जो एक परिणाम था वो बेरोजगारी की समस्या में बढ़ोतरी थी, यानी आप कह सकते हो बेरोजगारी व गरीबी की समस्या उत्पन्न हो गई। बेरोजगारी व गरीबी की समस्या उत्पन्न हो गई। ठीक है फ्रेंड, समस्या उत्पन्न हो गई। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हैं इसके अंदर फ्रेंड कि जो उद्योग की कीमत पर प्रभाव पड़ा, यानी जो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, बड़े बड़े उद्योग थे, उनकी कीमतों पर क्या पड़ा फ्रेंड? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। शॉक थेरेपी के अंतर्गत जो भी उद्योग थे, यानी कि जितने भी उद्योग सोवियत संघ में थे, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, तो शॉक थेरेपी के अंतर्गत ऐसा हुआ जो उद्योगों को सरकारी हाथों के स्थान पर निजी हाथों में या कंपनियों को सौंप दिया गया, यानी कि सरकार को न देकर। क्योंकि जैसा कि कैपिटलाइजेशन हो रहा था, तो पहले क्या था सोवियत संघ में कि वहां पर जो जितनी भी चीजें होती थी, यानी उत्पादन व वितरण पर सरकार का नियंत्रण होता था। यानी जो भी वस्तुएं उद्योग में बन रही है, सब पे सरकार के अनुसार ही उत्पादन होता था व उसी के अनुसार ही वहां पर वितरण होता था। परंतु जब शॉक थेरेपी लागू हुई, तो उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स कि जो उद्योग थे सरकारी हाथों से मतलब हटके क्या हुआ? निजीकरण के हाथों में आ गया और वहां उनको बेच दिया गया, कंपनियों को सौंप दिया गया। ठीक है, यानी उद्योग जो सरकारी हाथों से निजी हाथों में आ गए। किसमें आ गए फ्रेंड? निजी। ये आप लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हो कि निजी हाथों में आ गए। ठीक है, ये फिर निजी हाथों में बेच दिए गए। ठीक है, जो फ्रेंड तीसरा पॉइंट आप समझिए। तीसरा पॉइंट ये थी जो रूसी मुद्रा थी उसमें भी गिरावट आ गई। यानी शॉक थेरेपी से क्या हुआ? मुद्रा स्फीति बढ़ गई। वहां की जो मुद्रा स्फीति थी,
उसमें क्या होगी फ्रेंड, बढ़ोतरी हो गई, मुद्रास्फीति क्या हो गई, बढ़ गई। और मुद्रास्फीति के बढ़ने से क्या हुआ, वहां की जो मुद्रा के मूल्यों में क्या आई फ्रेंड, गिरावट आ गई है। वहां की जो मुद्रा में आ गई गिरावट, मुद्रा में गिरावट आई। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैंने क्या बोला। रूसी मुद्रा में गिरावट आना भी शॉक थेरेपी का एक सबसे बड़ा परिणाम रहा। अब बात करते हैं समाज में असमानता फैल गई, क्योंकि जैसा कि हमें मालूम है यहां पर साम्यवादी व्यवस्था से हम पूंजीवादी व्यवस्था की ओर जा रहे हैं। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ, समाज में ऊंच नीच की खाई बढ़ गई, अमीर और गरीब दोनों के बीच जो थी खाई बढ़ती चली गई। तो ये इसका एक परिणाम था। ठीक है फ्रेंड, जिसके अंतर्गत क्या हुआ, समाज के अंतर्गत गरीब और अमीर के बीच की जो खाई थी वो क्या होती चली गई फ्रेंड, बढ़ती चली गई। ठीक है, जिसके अंदर ऐसा हुआ, ठीक है, लोगों के बीच असमान, जिससे क्या हुआ, लोगों में असमानता पैदा हो गई। ठीक है फ्रेंड। अच्छा, बात करते हैं इसमें विदेशों पर निर्भरता हो गई। इसमें क्या हुआ फ्रेंड, विदेशों पर निर्भरता। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं दोस्तों, इसको आप लिख लेना कॉपी में। ठीक है, नोट्स बना के अपने अपने तरीके से आप लिख लेना। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है फ्रेंड, तो जो फिफ्थ हमारा पॉइंट है वो है विदेशों पर निर्भरता, विदेशों पर निर्भरता। ठीक है फ्रेंड, एक्चुअली हुआ क्या कि शॉक थेरेपी का एक ये भी परिणाम था कि शॉक थेरेपी से परंपरागत जो कृषि थी, जो परंपरागत तरीके से हम कृषि करते आ रहे थे, क्योंकि जो सोवियत संघ था वो साम्यवादी व्यवस्था थी जहां पे कृषि को ज्यादा महत्व दिया जाता था। जो वो जो व्यवस्था थी अब वो समाप्ति हो गई थी और खाद्य सुरक्षा भी समाप्त हो गई थी। मतलब आप कह सकते हो वहां की जो खाद्य सुरक्षा थी, खाद्य सुरक्षा कृषि के समाप्त होने से, कृषि के समाप्त होने से क्या हुआ फ्रेंड, कृषि के समाप्त होने से क्या हुआ कि वहां की खाद्य सुरक्षा भी समाप्त हो गई। जितना भी खाद्य सुरक्षा थी वो सारी की सारी समाप्त हो गई। और अंततः हुआ क्या, खाद्यान्न वस्तुओं का विदेशों से आयात आरंभ हो गया। और ऐसा हुआ जो वहां पे खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया, और जो खाद्यान्न था, खाद्यान्न वो विदेशों से आयात किया जाने लगा, विदेशों से आयात किया जाने लगा। ठीक है फ्रेंड, जहां पर ये कृषि खुद कर रहे थे, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था नष्ट होने के कारण क्या हुआ, वहां की कृषि समाप्त होने के कारण क्या हुआ कि वहां की खाद्य सुरक्षा संकट में पड़ गई। जिस कारण से क्या हुआ, इसका अंतिम डिसीजन ये लिया गया कि आयात मतलब खाद्यान्न विदेशों से आयात किया जाने लगा। अब हम विदेश यानी कि जो सोवियत संघ था वो विदेशों पर निर्भर हो गया, जबकि पहले खाद्यान्न में वो विदेशों पर निर्भर नहीं रहता था। ठीक है फ्रेंड, इसके अंतर्गत आप 6th पॉइंट ये बता सकते हैं कि वास्तविक लोकतंत्र का अभाव पैदा हो गया। वहां पर क्या हो गया, वास्तविक लोकतंत्र का अभाव, लोकतंत्र का अभाव। यानी कि शॉक थेरेपी का एक ये भी परिणाम निकला, जिसके अंतर्गत क्या हुआ फ्रेंड कि वास्तविक लोकतंत्र का अभाव हो गया। शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप हुआ ऐसा कि नव स्वतंत्र देशों ने शीघ्रता से अपने संविधान बनाए। यानी कि जो भी नव स्वतंत्र देश थे, नव स्वतंत्र देश, उन्होंने क्या करा, शीघ्रता से अपने खुद के संविधान बनाए। ठीक है, शीघ्रता से अपने संविधान बनाए, या आप कह सकते हैं संविधान का निर्माण किया। ठीक है फ्रेंड, इसके अंतर्गत हुआ क्या, राष्ट्रपति को अधिक से अधिक शक्तियां प्रदान कर दी गई, जिससे बड़ी संख्या में शक्तियां मिलने से राष्ट्रपति अपने शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा। यानी कि जो नव स्वतंत्र देश थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने नए शीघ्रता से, बड़ी तीव्रता से क्या करा, तीव्र गति से अपने नए संविधान बनाए, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति को ज्यादा से ज्यादा शक्तियां दे दी। क्या दे दी, राष्ट्रपति को ज्यादा शक्तियां प्रदान कर दी। क्या कर दी फ्रेंड, राष्ट्रपति को ज्यादा शक्तियां प्रदान कर दी, जिस कारण से क्या हुआ, जिस कारण से जो राष्ट्रपति था वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा। क्या करने लगा, शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा।
तो फ्रेंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको करवा दिया, जिसके अंतर्गत क्या हुआ कि इसको आइए दोबारा समझते हैं। आई होप दोबारा एक बार ट्राई करते हैं कि आपको अगर शायद नहीं समझ आया, दोबारा मैं बता देता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये आपको नहीं समझ आया है। ठीक है, देखो फ्रेंड, 6th जो पॉइंट था वो ये था कि वास्तविक लोकतंत्र का अभाव पैदा हुआ। ऐसा हुआ कि नव स्वतंत्र देश जो थे, जो शॉक थेरेपी के परिणाम के अंतर्गत क्या हुआ, शीघ्रता से अपने संविधान बनाने लगे। और शीघ्रता से संविधान बनाने के अंतर्गत क्या हुआ कि इन्होंने राष्ट्रपति को ज्यादा शक्तियां दे दी। क्या दे दी दोस्तों? राष्ट्रपति को ज्यादा शक्तियां दे दी। और इस कारण से क्या हुआ, अब जब राष्ट्रपति के पास पावर आ गई तो राष्ट्रपति अपने जो पावर का मिसयूज करने लगा, यानी कि उसका वो दुरुपयोग करने लगा, जिससे क्या हुआ, जो वास्तविक लोकतंत्र था वो समाप्त हो गया और वास्तविक लोकतंत्र का अभाव पैदा हो गया। फ्रेंड, आपको अब ये समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।